नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दो चीजों में से एक पसंद है, बड़ा खेल खेलना या बड़े सपने देखना। लेकिन सवाल ये है, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे बड़े एथलीट्स और सबसे सफल बिजनेसमैन एक चीज में एक जैसे क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं जबकि कुछ दुनिया बदल देते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, रिस्क। जो लोग बड़ा रिस्क लेते हैं वही बड़ा इनाम पाते हैं। लेकिन क्या हर रिस्क सही होता है? आज हम आपको बताने वाले हैं रिस्क लेने की असली साइकोलॉजी और कैसे आप भी इसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे क्रांतिकारी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने कितनी बार अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाई? कैसे उन्होंने एक के बाद एक असफलताओं का सामना किया और फिर भी दुनिया को बदलने वाली कंपनियां खड़ी कीं? इलॉन मस्क की रिस्क टेकिंग जर्नी। पहला रिस्क साल 1995 में, जब एक नौजवान जिसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, अपने भाई के साथ मिलकर एक नई कंपनी बना रहा था, Zip2। लेकिन कोई पैसा नहीं, कोई संसाधन नहीं, यहां तक कि इलॉन मस्क ऑफिस में ही सोते थे। उन्होंने अपना सब कुछ इस कंपनी में झोंक दिया। नए अखबार कंपनियों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन 4 साल बाद यह कंपनी $307 मिलियन में बिक गई और मस्क को $22 मिलियन मिले। पर क्या उन्होंने आराम किया? बिल्कुल नहीं। मस्क ने अपने सारे पैसे X.com नाम की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी में लगा दिए। लेकिन उस समय ऑनलाइन बैंकिंग को कोई समझ ही नहीं रहा था। उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा। फिर भी उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। एक .com बाद में पेपाल बना और फिर 2002 में ईबे ने इसे $1.5 अरब में खरीद लिया। मुस्क के हाथ में $180 मिलियन आए थे। अब एलोन मुस्क के पास पैसा था, लेकिन उन्होंने इसे कहां लगाया? एक ऐसी जगह जहां असफलता तय मानी जाती थी, अंतरिक्ष। सबसे खतरनाक रिस्क, मस्क ने अपनी आधी संपत्ति स्पेस एक्स में डाल दी। सबने कहा पागल हो गए हो, और सच में पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। अब मुस्क के पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। अगर चौथा लॉन्च फेल होता तो सब खत्म, और फिर चौथा लॉन्च सफल रहा। नासा ने तुरंत स्पेसएक्स को $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेस कंपनी बन चुकी है। 2004 में मुस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट किया, लेकिन 2008 में यह लगभग दिवालिया हो गई। बिल्कुल आखिरी मौके पर मस्क ने अपनी सारी बची हुई पूंजी टेस्ला में डाल दी। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर टेस्ला मॉडल एस की सफलता ने सब बदल दिया। आज टेस्ला की वैल्यू 800 बिलियन से अधिक है और पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार की ओर बढ़ रही है। ट्विटर, मस्क का सबसे विवादित रिस्क। 2022 में मस्क ने ट्विटर को $46 अरब में खरीद लिया, लेकिन आते ही 75% कर्मचारियों को निकाल दिया, नाम बदलकर एक्स कर दिया और सभी आलोचक उनके खिलाफ हो गए। शुरुआत में यह बुरा फैसला माना गया, लेकिन अब एक्स धीरे धीरे एवरीथिंग ऐप बनने की ओर बढ़ रहा है। मुस्क की रिस्क टेकिंग फिलॉसफी। डर को छोड़ो, बड़ा सोचो। असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेने वाले ही इतिहास रचते हैं। अब जानते हैं जेफ बेजोस की कहानी, जिन्होंने बार बार बड़े रिस्क उठाए और दुनिया को बदल दिया। जेफ बेजोस की रिस्क टेकिंग जर्नी। साल 1994 न्यूयॉर्क के एक इन्वेस्टमेंट बैंक में एक नौजवान टॉप पोजीशन पर था। नाम था जेफ बेजोस। हर किसी का सपना होता है कि वह करोड़ों की नौकरी पाए, और बेजोस के पास वही सपना सच करने का मौका था। लेकिन उन्होंने यह सपना तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट के भविष्य को देख लिया था। उन्होंने अपनी शानदार नौकरी छोड़ दी, अपनी संपत्ति लेकर सियाटल चले गए और वहां एक छोटे से गैरेज में अपनी कंपनी शुरू की। नाम था Amazon। कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ 3 लोग, एक पुराना कंप्यूटर और बहुत सारे सपने। बेजोस खुद किताबें पैक करते, खुद कस्टमर कॉल्स उठाते और खुद ही ऑर्डर डिलीवर करते। उन्होंने अपने माता पिता की सारी बचत इस बिजनेस में लगा दी,
लोग कहते थे ये काम नहीं करेगा, लेकिन बेजोस ने हार नहीं मानी। वह निवेशकों से मिलने गए, लेकिन 20 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर भी बेजोस ने ठान लिया था कि वह अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। साल 1997 अमेज़न का आईपीओ लॉन्च हुआ और फिर इस कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2000 में अमेज़न के शेयर 90% गिर गए और कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी। लेकिन बेजोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिजनेस मॉडल बदला, निवेशकों को भरोसा दिलाया और अमेज़न को फिर से खड़ा कर दिया। अब बेजोस ने बड़ा सोचा। सिर्फ किताबें नहीं, अब अमेज़न कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग तक सब कुछ बेचने लगा। अमेज़न अब दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन बेजोस रुके नहीं। अब उन्होंने अंतरिक्ष का सपना देखा। साल 2015 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन लॉन्च किया और 2021 में जेफ बेजोस खुद अपने बनाए रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष गए। जेफ बेजोस से क्या सीख सकते हैं? डर से बाहर निकलो और रिस्क लो। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं। अब बात करते हैं मार्क जकरबर्ग की। मार्क जकरबर्ग की रिस्क टेकिंग जर्नी। 14 मई 1984 मार्क का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का बहुत शौक था। उन्होंने 14 साल की उम्र में ज़कनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना लिया था जो उनके पिता के क्लिनिक में इस्तेमाल होता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने फेस मैश नाम की एक वेबसाइट बना दी जो इतनी वायरल हुई कि यूनिवर्सिटी ने इसे बैन कर दिया और मार्क को सस्पेंड कर दिया। फिर उन्होंने फेसबुक की शुरुआत की। 2004 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ द फेसबुक लॉन्च किया, जिसे पहले सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्द ही यह पूरी दुनिया में फैल गया। 2012 में मार्क ने फेसबुक को पब्लिक कर दिया और सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। आज मार्क मेटा नाम की कंपनी बना चुके हैं जो मेटावर्स पर काम कर रही है, यानी एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां लोग डिजिटल रूप से मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं। मार्क की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष, आलोचना और असफलताओं के बावजूद जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है वही असली विजेता होता है। स्टीव जॉब्स की रिस्क टेकिंग जर्नी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जिंदगी के साथ बह जाते हैं और दूसरे जो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने शून्य से शुरू करके दुनिया को बदल दिया। एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उसके असली माता पिता उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। यह बच्चा गोद दिया जाता है और उसका नाम रखा जाता है स्टीव जॉब्स। उनके माता पिता बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्टीव को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश की। बचपन से ही स्टीव को मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी थी। उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। अब वह सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर एक गैरेज में काम करना शुरू किया। यहां उन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एप्पल 1, लेकिन किसी को इस पर भरोसा नहीं था। फिर 1776 में स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। पहले कंप्यूटर बेचे और कुछ ही सालों में एप्पल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। 1985 में स्टीव जॉब्स को खुद उनकी बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। हां, एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें सीईओ की पोस्ट से हटा दिया। यह स्टीव के लिए सबसे बड़ा झटका था। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। स्टीव ने नेक्स्ट नाम की एक नई कंपनी शुरू की जिसने एडवांस कंप्यूटर बनाए। इसके साथ ही उन्होंने पिक्सर कंपनी खरीदी जिसने दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर से बनी फिल्म टॉय बनाई, स्टोरी बनाई। 1997 में एप्पल बुरी हालत में थी और तब एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुला लिया। स्टीव ने एप्पल की पूरी कंपनी को बदल दिया। उन्होंने आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड लॉन्च किए जो पूरी दुनिया में छा गए। आज
एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक है। स्टीव जॉब्स ने हमें यह सिखाया कि अगर आप गिरते हैं तो हार मत मानो, बल्कि और मजबूत बनकर उठो। रिस्क टेकर्स ही इतिहास रचते हैं। अब तक आपने जाना कि कैसे एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने बड़े बड़े रिस्क लेकर दुनिया बदल दी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। हां, हर रिस्क सही नहीं होता, लेकिन जो सीखता है और आगे बढ़ता है वही सफल होता है। अगर आप आज रिस्क नहीं लेंगे तो कल पछताएंगे। इसलिए डर को छोड़िए, बड़ा सोचिए, मेहनत कीजिए और रिस्क लीजिए, क्योंकि जो रिस्क लेते हैं वही इतिहास रचते हैं। क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सीखने की भूख कभी खत्म नहीं हुई। साल 1976 स्टीव जॉब्स अपने दोस्त स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर अपने घर के गैराज में एक नई कंपनी शुरू करते हैं, एप्पल। उनका पहला प्रोडक्ट था एप्पल वन, साधारण दिखने वाला कंप्यूटर, लेकिन तकनीक में कमाल। एप्पल की सफलता के बाद स्टीव और उनकी टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी और 1980 में एप्पल पब्लिक हो गई। लेकिन 1950 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को ही उनकी खुद की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया। स्टीव के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा, अब क्या करें? लेकिन असली विजेता वही होता है जो गिरकर फिर उठता है। स्टीव ने हार नहीं मानी। उन्होंने 2 नई कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सार। पिक्सार ने टॉय स्टोरी जैसी फिल्में बनाई, जिसने एनिमेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। और नेक्स्ट वही कंपनी थी जिसने आगे चलकर एप्पल को फिर से खड़ा किया। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इसी के साथ स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बन गए। बाद उन्होंने दुनिया को एक से बढ़कर एक इनोवेशन दिए, आईमैक, आईपॉड और फिर 2007 में आईफोन। 2003 में स्टीव को पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया। उन्होंने 8 साल तक इस बीमारी से लड़ाई लड़ी, लेकिन 5 अक्टूबर को 2011 को दुनिया ने एक महान लीडर खो दिया। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता का डर मत रखो। अगर तुम में कुछ बड़ा करने की भूख है तो पूरी दुनिया तुम्हें रोकने के बाद भी नहीं रोक सकती। एक ऐसा शख्स जिसने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने साबित किया कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा को भी अपनी जिंदगी में कई बार हार का सामना करना पड़ा? 28 दिसंबर 1937 भारत के एक संपन्न परिवार में जन्मे रतन टाटा के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। उनकी परवरिश उनकी दादी नेवल टाटा ने की। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट कोर्स किया। लेकिन जब वे अमेरिका में काम करना चाहते थे तो उनकी दादी ने कहा, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने 1961 में टाटा ग्रुप में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया, जहां उन्हें मजदूरों के साथ काम करना पड़ा। जब जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों की जिम्मेदारी दी तो कई लोगों ने उनका विरोध किया। वे सोचते थे कि यह आदमी कंपनी नहीं चला पाएगा। 1991 में जेआरडी टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। कई पुराने अधिकारी उनके खिलाफ हो गए, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे सभी कंपनियों को संगठित किया और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1999 में रतन टाटा ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, लेकिन यह कार फ्लॉप हो गई। कंपनी भारी नुकसान में आ गई और टाटा मोटर्स को बेचने की नौबत आ गई। रतन टाटा फोर्ड कंपनी के पास गए, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया। अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुम इस बिजनेस में क्यों हो? 2008 में जब फोर्ड कंपनी मुश्किल में थी
तब रतन टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। वही फोर्ड कंपनी जिसने कभी उनका मजाक उड़ाया था, अब उनका आभार जता रही थी। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय के पास अपनी खुद की कार हो। 2009 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। रतन टाटा सिर्फ विजनरी बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी हैं। उन्होंने 70% से ज्यादा अपनी संपत्ति दान कर दी और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। रतन टाटा की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। असफलता से डरना नहीं चाहिए, जोखिम लेना जरूरी है। सफलता का असली मतलब समाज की सेवा है। अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। उद्यमी और नेता जोखिम उठाने से नहीं घबराए, बल्कि उन्होंने इसे एक अवसर की तरह देखा। जोखिम उठाना हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, जिससे हम नई चीजें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालांकि जोखिम उठाने का मतलब यह नहीं कि हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। बुद्धिमानी इसी में है कि हम सुनियोजित जोखिम लें, जिसमें हम संभावित परिणामों का विश्लेषण करें, संभावित नुकसानों के लिए तैयार रहें और अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्णय लें। सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ उठाया गया जोखिम हमें असफलता से सीखने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए जोखिम से घबराने के बजाय उसे समझना और सही तरीके से अपनाना जरूरी है। जब हम जोखिम को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम न केवल खुद को विकसित करते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं। तो दोस्तों, यह थी द रिस्क की ऑडियो बुक समरी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ह्यूमन वॉइस बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।